हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। सो गाइस, ये 15 अगस्त की मैगजीन है और साथ में 16 या 17 की भी इन्होंने अपडेट कर दी है। वो मैं आज रात नहीं तो कल सुबह तक पक्का ले आऊँगी। तो चलिए आज की जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने क्या अभी ट्रांसफ़र किए हैं अपना जो सरप्लस है, दैट इज़ 57,000 करोड़ रुपीज़ किसको, गवर्नमेंट को 2019-2020 में। अभी क्या पिछले साल भी अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी या फिर अगर आप मतलब कि चलते हो उस हिसाब से न्यूज़ पे, तो आपको पता होगा पिछले साल भी आरबीआई ने 1.76 लाख करोड़ थे वो गवर्नमेंट को क्या किए थे, ट्रांसफ़र किए थे। इस साल कितने किए हैं, 60,000 करोड़ के नियर अबाउट किए हैं। अभी क्या देखो, ये सरप्लस अमाउंट कहाँ से आता है, मतलब कि आरबीआई के पास कहाँ से आता है। देखो ऐसा होता है, ये जो डिविडेंड होता है मेनली आरबीआई का, स्टेट एंड बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और इवन नेशनल बैंक्स का भी होता है। तो डिविडेंड क्या होता है, जो उनके पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में जो कुछ पैसा कुछ बच जाता है वो क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अभी यूनियन बजट में कितना आया है, 89,600 करोड़ आया है। इसमें आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया कि ठीक है मैं 60,000 करोड़ क्या है कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसको, गवर्नमेंट को। अभी क्या है, इस ईयर जो है वो ट्रांसफर थोड़ा लो है, ये आपको भी पता है, मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल कितना आया था 1.76 लाख करोड़ और कहाँ सिर्फ 60,000 करोड़। तो इस साल का जो ट्रांसफर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, देखो ये हमने जो रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे सरप्लस ट्रांसफर करना स्टार्ट किया था, बीमल जलन के द्वारा एक कमेटी को हेड किया गया था। उनकी रिकमेंडेशन में हमने क्या किया था, ये स्टार्ट किया था कि जो भी सरप्लस अमाउंट होता है वो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इस साल क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक्स ने अपना डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बार क्या है, आरबीआई ने बोला है कि यार देखो कोविड क्राइसिस वैसे ही चल रही है, अब आप बैंक्स को कब डिफ़ॉल्ट हो जाए तो पता नहीं चलता, तो एक काम करो, आप जो अपनी कैपिटल है उसको कंजर्व करके रखो। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, नेशनल बैंक्स ने अपना जो डिविडेंड है वो डिक्लायर नहीं किया, एज आरबीआई हैज़ बार्ड देम फ्रॉम डूइंग सो टू कंजर्व कैपिटल टू कवर डिफॉल्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ कोविड क्राइसिस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आरबीआई ने जो ट्रांसफर किया, इससे ऑफ कोर्स क्या आएगा, जो सेंटर का फाइनेंस है उसका जो डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। ठीक है, वो जो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आराम करेगा। जो सेंट्रल फिस्कल डिफिसिट है वो पहले 3 मंथ में इतना हो गया है, जो हमने सोचा था कि पूरे साल में जितना होएगा उसका 83% हो गया। मतलब अगर मैंने सोचा था कि यार मुझे पूरे साल में 100 रुपये का घाटा होएगा, तो मेरे पहले 3 महीने में 83 रुपीज़ का घाटा हो चुका है। तो आप सोच लो अभी क्या सेंटर की क्या हालत है। ठीक है, अब जो आरबीआई जो सरप्लस ट्रांसफ़र करता है वो मतलब किस अंडर करता है, कोई तो सेक्शन होगा ना। जो आरबीआई जो ट्रांसफ़र करता है सरप्लस गवर्नमेंट को, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर जो सेक्शन 747 है, दैट इज़ एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, उससे क्या करता है वो गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफ़र करता है। ये हर साल क्या है, अगस्त में किया जाता है, अर्ली अगस्त में किया जाता है। आफ्टर जो जुलाई जून की अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई का, वो खत्म होने के बाद क्या करता है, हर साल क्या करता है, अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। आरबीआई ने ये भी डिसाइड किया कि वो अपना जो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर है उसको मेंटेन करके रखेगा, कितना, 5.5%। अभी कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर कहते हैं, तो आपको नाम से ही पता होता है। देखो ये आरबीआई की कुछ ऐसी कैपिटल होएगा ताकि वो रिस्क को क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए वो उतना जो कैपिटल है उससे क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। सीआरबी इज कंपोनेंट ऑफ आरबीआई's इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड टू कवर इट्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि उसकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे, क्रेडिट बना रहे और ऑपरेशन रिस्क जो भी रिस्क आए उनको वो एब्जॉर्ब कर सके। सो गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बैंकिंग लेंडिंग टू एनबीएफसी कंपनीज जम्प्स टू 8.8%। देखो अभी क्या है, बैंक्स क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एनबीएफसी को लैंड कर रहा है, मतलब उधार दे रहा है, और वो कितनी हो गया, 8.8% हो गया। अभी क्या, जो केयर ने रेटिंग दिया, देखो केयर क्या है, ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, उसने किया कि बैंक्स जो है मेनली जो भी एनबीएफसी को जो पैसा उधार दिया है उसमें ग्रोथ आई है। इस वजह से क्या है, एनबीएफसी की जो परफॉर्मेंस है उसमें ग्रोथ आई है। ठीक है, और अब कितनी होगी, 47.1% होगी एज़ पर जून 2020 डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि सितंबर 2018 में बहुत कम थी, वो अब जून 2020 में कितनी होगी, एनबीएफसी की ग्रोथ 47.1% होगी। इससे क्या आएगा, जो हमारा देखो जो हमने जो बैंक्स एनबीएफसी को क्रेडिट दे रहे हैं, पिछले साल जो 6.9% था वो अब कितना बढ़ा, 8.8% बढ़ा। ठीक है, दिस इंक्रीज ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ एनबीएफसी इन बैंक्स क्रेडिट एक्सपोजर फ्रॉम 6.9% टू 8.8% फॉर दिस पीरियड। अब ये डाटा इसलिए रिलीज़ किया है, क्योंकि अभी क्या है, बैंक लोन्स बार बार एनबीएफसी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी क्या डेली करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे होंगे, एनबीएफसी क्राइसिस, लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, मतलब हर रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डेज पे तो पक्का पढ़ ही रहे होंगे। तो इसमें क्या है, क्योंकि एनबीएफसी लिक्विडिटी क्रंच से फेस कर रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बैंक लोन्स की डिमांड हो रही थी। तो इवन हमने ये भी न्यूज़ पढ़ी थी कि उसमें आया था कि उनको क्या है, अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए ताकि ये पता चले कि जो एनबीएफसी है वो सही ढंग से यूज़ कर रही है या नहीं, कहीं उसकी कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। तो इसी वजह से क्या है, बैंक्स ने क्या करा है, ये रिपोर्ट अपनी शो करी है कि हाँ, कि जो पहले हम 6.9% देते थे, अब जो उनकी ग्रोथ हुई है लैंडिंग
लेंडिंग की वो 8.8% होगी। अभी क्या होता है, NBFC खासकर लिक्विडिटी क्राइसिस कब से फेस कर रही है, जब से जो IL&FS ने डिफॉल्ट किया था 2018 में। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, IL&FS ये भी एक NBFC होती थी, इसने क्या डिफॉल्ट किया था। उसके बाद से क्या जो बैंक्स या फिर जो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी थी वो इन्हें रीफाइनेंस नहीं करती थी, उनको लोन देते कतराती थी, कहीं यार ये भी क्या कर दे हमारा पैसा ना खा जाए। तो इस वजह से क्या करती थी, बैंक्स क्या करती थी, इनको लैंडिंग देना क्या करती थी, रेस्ट्रिक्ट करती थी, फोर्सिंग बैंक्स टू रेस्ट्रिक्ट लैंडिंग टू प्रिवेंट अ कॉन्टेगियन ऑन द सिस्टम। कॉन्टेगियन का मतलब क्या है कि यार जैसे इन्फेक्शन फैलता है ना एक से दूसरे में, तो उन्हें भी ये लग रहा था कहीं पता चले IL&FS का डिफॉल्ट का इन्फेक्शन और NBFC में ना फैल जाए, तो इसलिए क्या करती थी, बैंक्स कहीं ना कहीं क्या करती थी, जो लैंडिंग होती थी उसे रेस्ट्रिक्ट करती थी। ऑल्सो इस क्राइसिस के बाद के म्यूचुअल फंड्स ने भी NBFC को लोन्स को रीफाइनेंस करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब लिक्विडिटी NBFC का जो लिक्विडिटी क्रंच था उससे एड्रेस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। ठीक है, देखो एक हुआ था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके अंडर क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं अगर वो क्या होता है मतलब कि NBFC को लोन देते हैं तो 3 साल की वो फंडिंग है वो RBI से ले सकते हैं। अब वो किस तरह से फंडिंग ले सकते हैं, या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में, या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में, किसके NBFC में। दूसरा क्या है, पार्शियल क्रेडिट स्कीम गारंटी स्कीम टू वर्थ ₹45,000 करोड़। इसके अंडर क्या है, देखो अगर कोई NBFC है उसके कोई बॉन्ड्स खरीदता, कोई भी स्टेट ओन बैंक, जो स्टेट ओन बैंक है अगर वो NBFC के बॉन्ड्स खरीदता है तो उसमें क्या होता है, उसे 20% की गारंटी देती है। ठीक है, अगर आपके पास पहली बार जो लॉस हो जाएगा तो 20% की गारंटी आपको कौन देगी, ये स्कीम देगी। ठीक है, अंडर दिस सोवरेन गारंटी ऑफ अप टू 20% ऑफ द फर्स्ट लॉस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट ओन बैंक्स फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ NBFC अमंग अदर। इससे क्या होएगा ना, आपको अपने पैसे का डर नहीं रहेगा कि यार मेरा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको गारंटी दे दी है किस स्कीम ने। फिर अभी हमने देखा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर क्या है, इन्हें स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी दी गई है। ठीक है, सो ये कुछ स्कीम्स थी जो हमने क्या किया, जो लिक्विडिटी क्रंच जो फेस करी है NBFC उनके लिए दी गई। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, इंडिया वेलकम्स इजराइल UAE US ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड्स। अभी क्या हमने शायद परसों ही पढ़ा था इस न्यूज़ में कि इजराइल और UAE में क्या एग्रीमेंट हुआ है, जिस वजह से UAE पहली गल्फ कंट्री बन गई है जिसने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया। तो अभी क्या है, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा इजराइल UAE और US के बीच में। अभी क्या है, एग्रीमेंट से क्या होगी, जो टाइज है वो फुल नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, UAE और इजराइल के बीच में। अब इसमें क्या कमिट कर रहा है, इजराइल कमिट कर रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी मैंने पैलेस्टाइन की जो मेजोरिटी एरियाज़ को जो मैंने कब्जा किया हुआ है उन्हें मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। अब इससे इंडिया पे क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगा, इंडिया के लिए कैसे मतलब कि बेनिफिशियल हो सकता है ये जो एग्रीमेंट है, चलो देखते हैं। तो पहली बात तो यही है, जो वेस्ट एशिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी। जो एग्रीमेंट ओपन करेगा डोर किन के लिए, फर्स्ट बिग रीअप्रोचमेंट बिटवीन ट्रेडिशनल एडवर्सरीज इन द वेस्ट एशिया इजराइल एंड अरब। ठीक है, अभी इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल होएगी, देखो एक तो है आपको पता है हमारा वेस्ट एशिया से कितना एनर्जी का सप्लाई आता है, मेनली ऑयल्स का। ठीक है, तो उसमें हमारा मतलब कि हमारे लिए वहाँ से यूज़फुल होएगा, इंपोर्ट अच्छा आएगा, कम रेट में भी आ सकता है। एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के लिए, देखो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन क्या होता है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, जो मेनली दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, तो उनको क्या है वो अपनी इंडिया वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 2 स्टेट सोल्यूशन में क्या है, देखो क्योंकि अब इजराइल ने सस्पेंड कर दिया अपना प्लान कि मैं पैलेस्टाइन के जो मेजोरिटी एरियाज़ हैं उन्हें मैं जो कब्जाए हुए उसे वो छोड़ दूंगा। तो इससे क्या होएगा, जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो मतलब कि लड़ाई झगड़े हैं उनके टॉक्स को वो रिज्यूम करेंगे, अपना निगोशिएट करेंगे। और इंडिया हमेशा सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को कि एज अ निगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। देखो इंडिया सपोर्ट कर रही है 2 स्टेट सोल्यूशन को इजराइल और पाकिस्तान पैलेस्टाइन के बीच में, लेकिन कभी अपना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी वो नहीं करती। ठीक है, तो ये आप देख लो कितना कॉन्ट्रोवर्सी है। अब जो लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या ईरान को ये टाइज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी जो इस एग्रीमेंट को क्या किया, स्लैम्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो अरब इजरायली का जो टाई अप है वो कहीं ना कहीं ईरान की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इंडिया जो है वो छाबाहार पोर्ट बना रहा है, किसका, ईरान का। तो ये जो रूट है वो कहाँ जा रहा है, वो सेंट्रल एशिया की तरफ रूट जा रहा है, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये डील की वजह से इंडिया के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होएगी। किस तरह से, एक तो हमारी रीजनल सिक्योरिटी रहेगी, हमारे रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी, और इंडिया के स्पेशल रिलेशन इंजॉय कर सकता है किसके साथ, UAE के साथ भी, इजराइल के साथ भी। आपको पता है इंडिया और इजराइल के रिलेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, UAE के साथ भी इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। तो हमने देख लिया किस तरह से ये जो एग्रीमेंट है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इंडिया के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, ये अच्छी न्यूज़ है काफ़ी। NTPC डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। गाइज देखो ये पिछले साल भी थी, अगर आप मेरी PT 365 पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम फ्लाई ऐश को यूटिलाइज कर रहे हैं। फ्लाई ऐश कहाँ से, मेनली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कोयल की कंबशन से फ्लाई ऐश निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या है ना, ये बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं।
तो हमारा यही है कि हम फ्लाई ऐश को ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें। अब हम इनको कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सड़क बनाने में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत अलग अलग जगह क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ मैन्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इवन कि गवर्नमेंट एक ऐप भी लेके आई थी, मोबाइल ऐप, इसमें क्या हो सके तो फ्लाई ऐश यूज़र्स और फ्लाई ऐश जो प्रोड्यूसर्स हैं उन दोनों को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये न्यूज़ वैसे पुरानी है, लेकिन अभी क्या एनटीपीसी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ठीक है। तो क्या एनटीपीसी लिमिटेड ने अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कहाँ पे, रिहांड प्रोजेक्ट, कहाँ पे, यूपी में, ताकि हम क्या कर सकें, जो फ्लाई ऐश है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके सीमेंट प्लांट तक, लोकेटेड एट डिस्टेंस एट चीपर डिपोस्ट। देखो फ्लाई ऐश कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेनली थर्मल पावर प्लांट से, हम उन्हें कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं, सीमेंट प्लांट्स में, ठीक है। ये क्या सीमेंट, इससे जो सीमेंट बनेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल सीमेंट होता है। तो हम क्या चाहते हैं, इस फ्लाई ऐश को जो बल्क में हम सीमेंट प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है, चीपर कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको भी पता है बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या चाहते हैं, कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकें। अभी हमारा टारगेट क्या है, देखो जो 2018-19 में जो फ्लाई ऐश जनरेट हुई थी, हमने उसमें से 77.59% फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ किया, मतलब 78% नियर अबाउट यूटिलाइज़ किया, 22% रह गया ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम 100% यूटिलाइज़ करें फ्लाई ऐश का, जो भी पावर प्लांट से निकलती है। अब फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लाई ऐश क्या होते हैं, फाइन पाउडर होते हैं जो बर्निंग कोयल के बर्न होने की वजह से थर्मल पावर स्टेशन में एज अ बायो प्रोडक्ट निकलते हैं। अब इसमें कंपोजिशन क्या होते हैं, फ्लाई ऐश किस किस से बनता है, देखो इसमें सिलिका के ऑक्साइड्स भी होते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड, ये सब होते हैं। ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन में होते हैं। और आपको पता है ये आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, ये हैवी मेटल्स हैं और ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, कार्सिनोजिक मटेरियल्स होते हैं, ये आपके वेस्ट वाटर में कितना अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इंडिया कोल का है, जो आपको पता है इंडिया का जो कोल है वो लो ग्रेड का आता है। देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है वो बिटुमिनस कोल होता है, ठीक है, जो कि एक लो वैरायटी है। देखो जो सबसे अच्छा कोल होता है वो एंथ्रासाइट कोल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया में जो कोयल प्रोड्यूस होता है वो लो ग्रेड का होता है। तो जब कोयल का जो कंबशन होता है तो उसमें जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है वो नियर अबाउट 30 to 45% होता है। और अगर हम कंपेयर करें इंपोर्टेड कोल से, तो उसमें जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ 10 to 15% प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फ्लाई ऐश को डिस्पोज करने के लिए हमें सिर्फ लार्ज एरिया नहीं चाहिए, बल्कि वो साथ में क्या एयर और वाटर को भी पोल्यूट करता है। अब हम फ्लाई ऐश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और सोइल की एरेशन में बढ़ाता है। देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा तो क्या है, जो क्रॉप्स होंगी उनको आप कम पानी देना पड़ेगा, ठीक है, आपको मतलब हमारा कहीं ना कहीं वाटर बचेगा, ठीक है, इरिगेशन के लिए कम वाटर यूज़ होएगा, ठीक है। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा, हम इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स, इन सब में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है, मोबाइल ऐप बनाई है आश ट्रैक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें क्या करेगा, मोबाइल जो फ्लाई ऐश यूज़र्स हैं और जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूसर्स हैं उन दोनों का क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इसमें क्या करेगा, ऑलरेडी क्या फ्लाई ऐश को मैंडेटरी यूज़ कर रखा है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें क्या कि आप रोड्स बनाओ फ्लाई ऐश की हेल्प से। महाराष्ट्र पहली स्टेट बन चुकी है जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। सो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र है वो पहली स्टेट है, ठीक है। तो महाराष्ट्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम, ठीक है। तो यही थे फ्लाई ऐश के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स लॉयर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पता ही होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना क्या है, एक मतलब कि अपराध है, ठीक है। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर को गिल्टी ठहरा दिया। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन करी है, देखो कोर्ट ने ये बोला है, देखो एक तो है आप जज के बारे में अगेंस्ट बोलो कि हाँ यार ये जज बुरा है, ये जज बेकार है, ठीक है। और एक आप जज की कैपेसिटी पे क्या कर रहे हो, शक कर रहे हो। तो ये क्या है, जज की कैपेसिटी पर अगर शक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यही बोले हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव एफर्मेटली दैट देयर हैज़ बीन एक्चुअल इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज़ इनफ इफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज लाइकली टू इंटरफेयर विद द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सीधी बात यही है, आप ये नहीं बता सकते भी जज को कैसे काम करना चाहिए, आप उसकी कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट करी है जिससे जज की मानहानि पे असर पड़ा है, डिफेमेट क्या होता है, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना। अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली है जिससे आपने सामने वाले जज की क्या करी है, उसकी सम्मान को हानि पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या है, जस्टिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें इंटरफेयर किया, ठीक है। तो और उसके बाद आप ऐसे नहीं प्रूव कर सकते कि नहीं यार मैंने इस वे में नहीं किया था, ठीक है, या फिर आप उसको अफर्मेटली प्रूफ नहीं कर सकते। अफर्मेटली का मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आपको ये प्रूफ अफर्मेटली प्रूफ करना होगा कि हाँ यार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन अगर आपने ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दी है तो इससे साफ साफ वो हो रहा है कि हाँ यार आपने क्या किया, इंटरफेयर किया, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव अफर्मेटली दैट देयर हैज़ बीन एक्चुअल इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। It is enough if a defamatory statement is likely to interfere with proper administration of justice। अभी क्या है, कोर्ट ने डिफरेंस बताया, पूरा डिफरेंस बताया
कि बिटवीन व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड अगेंस्ट अ जज एज एन इंडिविजुअल वर्सेस इन हिज कैपेसिटी ऑफ जज। मतलब उसने बताया कि एक लाइन में फ़र्क होता है जब आप एक जज के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो और एक आप जज की कैपेसिटी के अगेंस्ट बोल रहे हो। अगर आप किसी जज के अगेंस्ट बोल रहे हो तो उसे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी के अगेंस्ट बोल रहे हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ जुरिसडिक्शन कुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द फॉर्मर, मतलब इसके लिए क्या है, वो नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जज इफ मेड इन गुड फेथ इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट कंटेम्प्ट। हाँ, अगर आप किसी जज को फेयरली क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसमें कंटेम्प्ट आप नहीं माना जाएगा, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो करता क्या है, आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए होता है कि ताकि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स या फिर अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ना कर पाए। और एक लीगल मैकेनिज्म होता है टू पनिश दोज हु लोअर्स इट अथॉरिटी, और जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अथॉरिटी को लो करता है उन्हें पनिश किया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको पता है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये क्या करता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये हमारा इसके अंडर क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, हमारी 19 आर्टिकल क्लोज 2 के अंडर क्या करता है, इसे रिस्ट्रिक्ट करता है। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है ताकि जरूरी होना, ठीक है। अब आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी बंदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसको पनिश करने की पावर है। उसी तरह हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 215 के अंडर पावर है पनिश करने की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रखा है। और पनिशमेंट में क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, सिंपली आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 6 महीने की, या फिर आपको 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। सो ये आपको पता चल गया होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर को गिल्टी ठहराया और जो डिस्टिंक्शन बताई कि किस तरह से क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। देखो तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, देखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। 6 मेंबर की कमेटी होती है, देखो पहले ही पढ़ लेते हैं। जो आरबीआई गवर्नर क्या करते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, साथ में जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, बाकी जो 3 मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी क्या है, ये जो 3 मेंबर्स जो नॉमिनेट करते हैं वो कौन नॉमिनेट करते हैं, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। अब इसी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो आरबीआई गवर्नर है फॉर्मर उर्जित पटेल उन्हें रखा गया है, ठीक है। द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी विल नेम द न्यू 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है ये चूज़ करेगी अलग जो कौन से 3 मेंबर्स रहने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्राइस स्टेबिलिटी को मेन करना, साथ में जो कंट्री की ग्रोथ रेट है उसे बूस्टअप करना। इसके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करना, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो गाइस आपको पता ही होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई बिगनर पढ़ रहा हो तो गाइस रेपो रेट क्या होता है, अगर कोई बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे बैंक्स को उधार देती है वो रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, अगर आरबीआई बैंक से उधार ले रहा है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, अगर बैंक्स के पास टेम्परेरी टाइम पे नीड्स और अवेलेबिलिटी में मिसमैच हो तो टेम्परेरी टाइम पे मतलब ओवरनाइट के लिए क्या करता है वो कुछ पैसे उधार पे देता है, ठीक है। तो उसे बोलता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अभी एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया गया कहाँ पे, आईआईटी दिल्ली में, अंडर इस मिशन के अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब इसका एम क्या है, एम हमारा यही है कि हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करना है और एक सीमलेस इकोसिस्टम बनाना है फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजीज बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग नेशन वाइड एफर्ट। मतलब यही है नेशन वाइड जितने भी एफर्ट्स हैं हमें इन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि हम अपनी जो नॉलेज है उसे एनहेंस कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकें, रिसर्च बढ़ा सकें, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकें, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन कर सकें। वही बात है गाइस, कहाँ एक बंदे का दिमाग और कहाँ 100 बंदों का दिमाग। अगर 100 बंदों का दिमाग इकट्ठे रखा जाएगा तो वो अपनी हर बंदे के अपने आइडियाज रख पाएगा और वो शेयर कर पाएगा, जिससे हमारा क्या हर चीज़ बूस्ट होती है। अब इस मिशन को कौन इंप्लीमेंट करे, इसे DSST कर रहा है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये तो आपको पता ही होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। देखो इसरो ने अभी क्या किया है, देखो चंद्रयान 2 ने एक मून क्रेटर को कैप्चर किया, तो इसरो ने इसका नाम क्या कर दिया, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, साराभाई क्रेटर रख दिया। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई को देख लेते हैं। इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को फाउंड किया था अहमदाबाद में 1947 में। ये चेयरमैन भी थे एटॉमिक एनर्जी मिशन के। इन्होंने इसरो को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल अपनाया था और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बनाए कहते हैं। इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी दिया हुआ है, जैसे शांति स्वरूप भारत रत्न अवार्ड 1962 में, पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण और पोस्ट ह्यूमन मतलब आफ्टर डेथ भी उन्हें अवार्ड दिया गया 1972 का।
आगे बढ़ते हैं। इंडिजीनियस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम। देखो आपको नाम से ही पता कर रहा है कि हम एयर की क्वालिटी क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये फोटोनिक सिस्टम है जो क्या करेगा, रियल टाइम मैनर में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये इनोवेटिव एप्लीकेशन है। इसमें मतलब कि देखो टेक्निक्स है कुछ, जैसे लेजर बैक स्कैटरिंग है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन डीप लर्निंग है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इन सबसे क्या ये बना है। देखो ये क्या करेगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं, आपको पता है हमारे कितने पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, PM10, PM2.5, फिर डिफरेंट गैसेज होती हैं, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। उन सब पोल्यूटेंट्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्लासीफाई करेगा और क्वांटिफाई करेगा, मतलब कितने अमाउंट में, और फिर उन्हें एक ऑर्डर में लगाएगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लेस देन 1 पार्ट पर मिलियन एंड मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर विद वेरी हाई प्रिसीजन सेंसिटिविटी एक्यूरेसी। मतलब जो ये फोटोनिक सिस्टम है बहुत एक्यूरेसी, बहुत सेंसिटिविटी और बहुत हाई प्रिसीजन का है, और इस हिसाब से क्या करेगा, वेरियस पोल्यूटेंट्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्लासीफाई करेगा। पर्यूषण पर्व, ठीक है, इसमें ये पर्यूषण पर्व के एनुअल फेस्टिवल है किसका, जैन रिलीजन का है। ये सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि खुद को प्यूरिफाई कर सकें और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकें। जैन्स क्या करते हैं, इस दिन क्या करते हैं, पूरा दिन फास्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपने बुरे कर्म किए उसे एलिमिनेट कर दो। इससे क्या करते हैं, ताकि एक बंदा अपने में डिसिप्लिन डेवलप कर सके, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिवनेस, रेपेटेंस, इन सब की भावना को डेवलप कर सके। रेपेटेंस का मतलब पछतावा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू टैकल फ्लड्स। आपको पता है बिहार और असम में फ्लड्स का कितना बुरा हाल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सिस्टम होगा, ताकि क्या है इस स्टेट में जो फ्लड का इफेक्ट है हम उसे मिनिमाइज कर सकें। इसमें क्या होगा, ये फ्लड फोरकास्ट मॉडल देगा, जिसमें 72 आवर मतलब अर्ली 72 आवर पहले से क्या करेगा, सब कुछ आपको फोरकास्ट दे देगा। किन रिवर्स का, जैसे गंडक, बागमती, अधवारा, कमला, कोसी, महानंदा, जो नेपाल में ओरिजिनल। आपको पता है बिहार में इतनी सारी रिवर क्यों आती है फ्लड, क्योंकि 5 रिवर्स ऐसी हैं जो गंगा से जाके मिलती हैं बिहार में, जिस वजह से क्या है यहाँ पे बहुत फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है। तो इन सब रिवर्स का जो भी डाटा होगा वो 72 आवर्स पहले वो दे देगा। कोसी को तो सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। दामोदर को सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं, लेकिन दामोदर के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, जिस वजह से क्या है अब वहाँ पर इतना बुरा हाल नहीं है। सो ये 15 अगस्त के करंट अफेयर पूरे हो गए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।